चले सर, अब आएंगे और हम बात करेंगे IS-38 की। सर ये इंटेंजिबल्स पे अप्लाई होता है, लेकिन ये उन इंटेंजिबल्स पे नहीं अप्लाई होता जो कि जन्म लेते हैं आपके IFRS 9 से, मतलब जैसे कि रिसीवेबल है ना सर। ये उन इंटेंजिबल्स के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है जो कि लीज रिसीवेबल आपके हो जाते हैं। इसी तरीके से जो आपके टैक्स के रिसीवेबल जो होते हैं, सही है, डेफर्ड टैक्स एसेट वगैरह होते हैं, इन पे भी अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा सर अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना बना करके बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर भी IS-2 अप्लाई होता है, ये अप्लाई नहीं होता। सर इंटेंजिबल एसेट की अगर हम बात करें, तो हमने कहा इंटेंजिबल के मेथड ऑफ एक्विजिशन हमारे पास डिफरेंट है। पहला मेथड है कि आपने बाजार से परचेज किया, उसको किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू विच इज कॉस्ट, सेपरेटली एक्वायर्ड आपने किया, सही है सर। दूसरा जो इसका मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि सर बिजनेस कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि कंसोलिडेशन में आता है, तो उसके अंदर हमने कह दिया कि हम इसको किस पे एक्वायर करेंगे? फेयर वैल्यू पे। यहां पर आई थी बात के 5 तरह के इंटेंजिबल ऐसे हैं जो इंटरनली जनरेटेड होंगे, तो हम उनको अपने पास जो है अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। वो 5 तरह के कौन कौन से हैं? गुडविल, ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल जैसे कि यंग वर्ल्ड और ये जो आते हैं जॉन के। चौथा, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर लिस्ट। और पांचवा हमने कहा मास्ट हेड, जिसको स्टैंडर्ड का जिसका मतलब है लोगोज। देखो लोगो का कॉपीराइट रिकॉर्ड कर सकते हो, जियो न्यूज जिम को अपना एसेट नहीं कह सकता, लेकिन ये आप किसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे? इंटरनली जनरेटेड। लेकिन अगर आपने परचेज किया है, यूनिलीवर ने ब्रांड परचेज कर दिया ग्लूकोज डी, सही है, GSK से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। लक्स ओ लाइफ बॉय परचेज किया, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। एक्सटर्नली परचेज को रिकॉर्ड कर सकते हो और कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड कर सकते हो। किस पर रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सही है सर। सर फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा तीसरे तरीके से जो इंटेंजिबल आते हैं वो होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च फेज क्या होता है? रिसर्च फेज होता है जैसे कि रिश्ता ढूंढने का फेज है ना, तो तुम लोग अपने अम्मा अब्बा को आजकल रिसर्च फेज करने ही नहीं देते हो, खुद ही ढूंढ रहे होते हो, सही है सर। तो रिसर्च फेज क्या होता है? रिश्ता ढूंढने का फेज। आप एक दवाई बना रहे हो, आप 10 पहले उसके केमिकल डिफरेंट फॉर्मूलों की जुगलबंदी करके उसको टेस्ट करोगे। रिसर्च फेज की तमाम कॉस्ट क्या हो जाती है? सिवाय एक के, अप्लाइड रिसर्च। व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च क्या होती है सर? हमने कहा जो खरीदी हुई रिसर्च, उसको क्या करोगे? कैपिटलाइज। इसी तरीके से अप्लाइड रिसर्च कंसोलिडेशन में भी आ सकते हैं कि सब्सिडी की रिसर्च चल रही थी, तो हमने उसको खरीद लिया, तो जो उसकी वो रिसर्च है वो भी क्या बन गई? अप्लाइड रिसर्च। डेवलपमेंट फेज की जो है कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज, अगर तो वो क्राइटेरिया मीट करे। सर आ जाए, अब आते हैं रिसर्च फेज में। मैं आपको बता देगा ऑल्टरनेटिव हम रिसीव कर लें, सही ना। टेस्टिंग चल रही है, डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे अगर तो वो क्राइटेरिया मीट करे। क्राइटेरिया क्या था, याद है किसी को? सर हमने क्या क्राइटेरिया था कि हमने कहा टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, आपके पास इंटेंशन टू कंप्लीट हो, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्निकल एबिलिटी टू सेल और यूज होनी चाहिए। इन सब के हमने एग्जांपल क्लास में पढ़ी थी, है ना सर। और हमने कहा कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए। 6 बातें इसमें, ठीक है सर। ये क्राइटेरिया मीट होगा, डेवलपमेंट को भी तब कैपिटलाइज करोगे, वरना उसको भी कैपिटलाइज नहीं करोगे, है ना सर। फिर हमने कहा एक दफा क्राइटेरिया डेवलपमेंट का मीट हो, आप कैपिटलाइज कर लो, जैसे ही अनमीट हुआ, याद है मिस्टर डिसूजा का इंतकाल हो गया, अब हमने कह दिया कि अब आप उसको एक्सपेंस आउट कर दोगे, है ना सर। फिर हम आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने इसमें एक बात ये भी पढ़ी थी कि एक मर्तबा अगर एक कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई अदर देन एरर, फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, है ना सर। क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक ये थी, कंपनी ने अगर 10 फॉर्मूले टेस्ट कर लिए रिसर्च के फेज में, तो 10 के 10 की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, हालांकि उनमें से एक को लेके कंपनी कहाँ जाएगी? डेवलपमेंट फेज में, है ना सर। आपने रिश्ता चल रहा है आपका, 10 लोग आए, लड़की वाले आए घर पे, सही है, लड़की वाले लड़कों के घरों पे आए, है ना सर। और 10 लोग का आपने समोसे पार्टी शार्टी कराई है, वो सारी कॉस्ट क्या करनी है? हालांकि उनमें से एक से बात पक्की हो गई, अब डेवलपमेंट फेज पे जा रहे हो, लेकिन उसकी कॉस्ट भी रिसर्च फेज की क्या है? एक्सपेंस आउट होगी। ऐसा ही है, क्लियर है, सही है सर। तो अब हम आए और हमने कह दिया कि सर अगला हमारा क्या था सर? एक था ग्रांट के थ्रू आता है ना, जब गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू भी हमें इंटेंजिबल मिलता है, उसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है या तो फेयर वैल्यू पे रखोगे, या तो फेयर वैल्यू पे रखोगे, या तो नॉमिनल वैल्यू पे रखोगे ना। अगर फेयर वैल्यू पे रखोगे तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ज्यादा आएगा, नॉमिनल वैल्यू पे रखोगे तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कम आएगा, ऐसा ही है सर। और अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो फिर आपके पास डेफर्ड ग्रांट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है सर। फिर आगे बढ़े,
और हमने कहा सर ये इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, हमने पढ़ लिया कॉस्ट फेयर वैल्यू। लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में कहता है वही IAS 16 वाला है, कॉस्ट पे रखोगे या रीवैल्यूएशन। लेकिन इसकी रीवैल्यूएशन थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है रीवैल्यूएशन में? इसने कहा यहां पर रीवैल्यूएशन जब तक नहीं कर सकते जब तक एक्टिव मार्केट ना हो। कौन सी मार्केट ना हो? एक्टिव मार्केट ना हो। सही है सर। 16 में ऐसा नहीं बोलता है वैल्यूअर को बुलाया उसने कुछ भी कर दी, रिवैल्यूएशन कर सकते हो। यहां पर जब तक एक्टिव मार्केट ना हो। क्या हम क्लियर हैं? सही है सर। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उसने कहा है कि भैया यहां पर आपको अज्यूम करना है बाय डिफॉल्ट रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जीरो है। क्यों ऐसा कहा इसने कि डिफॉल्ट जीरो है? क्योंकि बोला भैया इंटेंजिबल्स की यूजुअली कोई, आपने कभी नहीं सुना किसी कंपनी का पुराना सॉफ्टवेयर किसी ने खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। इंटेंजिबल की यूजुअली एक्टिव मार्केट नहीं होती सर। बाकी अकाउंटिंग एंट्रीज सेम है। सही है। डिफरेंस है कि एक्टिव मार्केट ना हो तो आप रिवैल्यू नहीं कर सकते और वो जीरो। फिर आगे बढ़े थे सर, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था इसके अंदर दो तरह के इंटेंजिबल्स हो सकते हैं। एक वो जिनकी लाइफ जो है फाइनाइट है और दूसरे की लाइफ इनडेफिनेट है। फाइनाइट लाइफ है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं सर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वगैरह होती है। लेकिन जिसकी इनडेफिनेट है उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उसको हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं और ये चेक करते हैं कि इसकी लाइफ जो है फाइनाइट तो नहीं हो गई। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि सर रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट, रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसमें होता है परेशान, आप नहीं होंगे इंशाल्लाह। सर रिन्यूअल कॉन्सेप्ट में बोला दो बातें, रिन्यू करने से बेनिफिट भी हो और कॉस्ट भी क्या हो, नेग्लिजिबल। हमने एग्जाम्पल पढ़ी, हमने कहा आप सब इंशाल्लाह अभी FAR 2 कर लेंगे पास, है ना। फिर अगले आप FFR में होंगे, फिर मैं आपको ऑफर दूं कि FAR 2 का बैच अभी ले लो 2000 रुपए में। तो आप बोलेंगे सर मुझे उससे बेनिफिट नहीं है, मुझे उससे बेनिफिट नहीं है। एक बच्चा जिसने बिल्कुल FAR 2 नहीं पढ़ा, सही है सर, अब वो अगले अटेम्प्ट में आया तो मैंने उसको कहा यार तू FAR 2 का बेस्ट ले ले मुझसे कम फीस में, 8000 में, 10,000 में। सही है सर। और उसने कहा नहीं सर ये नेग्लिजिबल कॉस्ट नहीं, नॉर्मल अगर बढ़ रहा है 20,000 में तो आप मुझे 10,000 में दे रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल नहीं है। मेरे लिए नेग्लिजिबल तब होगी जब वो ऐसी हो जिसमें मुझे सोचना ना हो, जो किसी बारे में स्टैंडर्ड ने कहा कि 10% रिन्यूअल पीरियड का क्या हो, मतलब एक्चुअल पीरियड का 10% या उससे ज्यादा नहीं हो। तो रिन्यूअल कॉन्सेप्ट में याद रखेगा प्राइमरी पीरियड होता है, सेकेंडरी पीरियड होता है। सेकेंडरी पीरियड की तरफ तब जाओगे, उसको तब कंसीडर करोगे जब दो बातें हो, बेनिफिट भी हो तुम्हें रिन्यू करने से और कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। सही है सर। इसमें आपको फिर डेप्रिशिएट, अगर दोनों बातें बेनिफिट भी और कॉस्ट भी क्या है, नेग्लिजिबल है, तो फिर आपको रिन्यू किस पे करना होगा और डेप्रिशिएट किस पे करना होगा, एक्सटेंडेड लाइफ पे। किस पे करना होगा? इसके लिए लास्ट डेरिवेशन कौन सा किया था? सनशाइन। कौन सा किया था? सनशाइन, है ना सर। सर फिर आगे बढ़े और हमने जो है इसके अंदर जो है डिस्क्लोजर बिल्कुल IAS 16 जैसे हैं। इसके अंदर का जो डिस्क्लोजर होते हैं उसके अंदर क्या होता है सर, IAS 16 की तरह हमने कह दिया कि आपको शुरुआत करनी होती है पहले कॉस्ट से फिर अक्यूमुलेटेड। दो फॉर्मेट, कॉस्ट का वाला भी है कि कॉस्ट ओपनिंग कितनी थी, एडिशंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑन डिस्पोजल्स को अलग करना होता है, फॉर द ईयर अलग करनी होती है, ठीक है, और ओपनिंग। दूसरा फॉर्मेट होता है कि आप ओपनिंग लेते हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर आपके पास ओपनिंग जो है कैरिंग अमाउंट आ जाती है, उसके अंदर एडिशंस को ऐड करते हैं, डिस्पोजल को माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को नेट करते हैं और वो आ जाता है, ठीक है। दूसरा वाला जो मेथड है वो ज्यादातर एग्जामिनर भैया फॉलो करते हैं। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सही है सर। अब हम आ जाएंगे आगे बढ़ते हुए लीजिस